कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आपसे आज से मतलब आप लोगों की सभी लगभग डेप्थ की क्लासेज आएंगी। यानी आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ोगे उसको फिर आपको कहीं भी किसी भी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं यानी कि वहीं आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जितना टाइम आप नॉर्मल फैक्ट क्लासेस में देते हैं टाइम उतना ही टेकिंग होगा और उससे बेहतर फैक्ट मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट भी आपके, फैक्ट भी आपके, यानी हर चीज़ से आपको फायदा होने वाला है। आप एक क्लास आज का देख लेना, उसके बाद उस पूरी क्लास को पढ़ने के बाद आप देखना उसमें कितने बेहतर फैक्ट मिले हैं आपको। आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोगों को इतनी बढ़िया तरीके से क्लासेस में आपको कराऊंगा ताकि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत बेहतर हो। ये सिर्फ आपका यही नहीं कि आप सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़, ये आपका कहीं ना कहीं आप देखना आपके हमेशा ज्ञान जो आपका नॉलेज होगा, आपका ज्ञान होगा, उसमें भी बहुत क्या करेगा, चार चांद लगाएगा। दूसरा, एग्जाम तो क्रैक होंगे ही होंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप ग्रुप सी की तैयारी करो या फैक्ट ही पढ़ते रहो। आपका आरओ का एग्जाम है, अपर पीसीएस होगा, लोअर पीसीएस होगा, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं और कई बच्चे जो अदर स्टेट से इसमें जुड़े होंगे उन लोगों के लिए भी इक्वली ये बेनिफिशियल होगा। तो आप देखना एक हिसाब से कि आपको कितनी चीजें कितने बेहतर तरीके से मैं आपको बताता हूं। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट आपका तैयार होगा, आपको फिर कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए आज हम बच्चों पहला टॉपिक इसका देखेंगे। आप लोग जिसने पॉलिटी का सेशन नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट में अभी 6-7वीं वीडियो है, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बनाया होगा पॉलिटी कंप्लीट, पॉलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम या डीप स्टडी ऑफ पॉलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, कुछ ऐसा एक फोल्डर होगा। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग इस क्लास को देखने के बाद पहले उस सीरीज को 6 वीडियोस को कंप्लीट कर लेना आपका बहुत बेहतर तरीके से। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपका कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ना ही आपका एग्जामिनर आपको इससे बाहर पूछने वाला है। देखो टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ना है। अब देखना इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से, बहुत प्यार से आपको इसका एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहला, आप लोग जैसा जानते हैं बच्चों कि हमारा संविधान एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अद्वितीय संविधान है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि क्या ये भारत का संविधान उधार लिया गया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमने कई चीजें जो है विदेशी संविधान से, दूसरे संविधान से ली हुई हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा विदेशी स्रोत क्या क्या है संविधान के, वो अलग सा टॉपिक होगा। तो है वास्तव में एक अद्वितीय, एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना लंबा, इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है, इवन वो लिखित है, यानी हैंड रिटन संविधान है। वरना कई देशों में तो क्या है, अलिखित संविधान है, वो परंपरा के आधार पर चले आ रहे, जैसा वहां चलते आया है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये एक प्रकार का दर्शन है बच्चों, जो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को चलाने के लिए, वहां के शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक आईने का रूप करता है, एक आईना दिखाता है कि आपको कैसे इस देश का रूल करना है, कैसे यहाँ पर शासन व्यवस्था चलनी है, इन सब चीजों को वो बताता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, बेसिकली हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, तो पहला फैक्ट, आप पहला पॉइंट लिखो, देखना हमेशा याद रखना, सबसे पहली इसकी विशेषता है सबसे लंबा व लिखित संविधान। ठीक है, सबसे, अगर कभी क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, तो आप बताओगे पहला सबसे लंबा व लिखित संविधान, यानी इसकी सबसे पहली विशेषता है कि ये सबसे लंबा है, और दूसरा क्या है, लिखित संविधान। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब होता है, देखिए लंबे का मतलब होता है उसमें बहुत, जैसे अमेरिका है ना, उसमें लिमिटेड आर्टिकल है, 22-24 आर्टिकल वगैरह है। ब्रिटेन में तो लिखा ही नहीं है। ब्रिटेन में कैसे चलता है पता है आपको संविधान, मतलब वहां का क्या, वो जो उनकी परंपरा आई होगी, वो पुराने कानून देखते हैं कि हमने पहले इस मामले में क्या किया। वहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है ही नहीं, वो एक परंपरागत तरीके से चलते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है बच्चों एक सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अपने आप में लिखा गया है, यानी एक किताब है, एक बुकलेट मान के चलिए, जिसमें सारा प्रावधान दिया गया। हम एक एक चीजों को पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर इसको कैसे समझें, इसको बता दीजिए थोड़ा। इसको बताने के लिए बहुत आसान सा तरीका है बच्चों। देखिए संविधान दो तरीके होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ऐसे देखो, कई देशों में क्या है बच्चों, लिखित संविधान है लाइक अमेरिका, ठीक है, या भारत भी लिख लो। और कई देशों में अलिखित संविधान है, वहां पे क्या है, संविधान लिखा ही नहीं है, वो अपने परंपरा के आधार पे चलता है कि हमने पहले इस मामले में क्या किया। ठीक है, ब्रिटेन। तो भारत ने जो अपना संविधान अपनाया वो क्या किया, लिखित अपना रखा है, और सबसे लंबा। अब आप कहोगे सर सबसे लंबा कैसे, देखो जब स्टार्टिंग में मूल संविधान था, जब संविधान लागू हो रहा था, यानी प्रारंभ में, ऐसे लिखो प्रारंभ में, आप देखना फैक्ट भी आपके बनते रहेंगे। ठीक है, प्रारंभ में इस संविधान में कितने आर्टिकल थे आपको पता है, 395, और वर्तमान में पता है कितना, 470 से ज्यादा है।
वर्तमान में कितने हैं 470 से प्लस आर्टिकल इसमें हो गए, ठीक है। प्रारंभ में इस संविधान में बच्चों जो भाग हैं वो कितना हुआ करते थे 22 भाग हुआ करते थे। और आपको पता वर्तमान में कितने भाग हो गए इसमें, वर्तमान में ही पहुंच गए 25 भाग। इसके अलावा एक अनुसूची होती है, ये सब चीज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी जो शेड्यूल होते हैं आपको मैं पढ़ाऊंगा कि अनुसूची क्या चीज होती है। तो जो स्टार्टिंग में संविधान में अनुसूचियां थी वो कितनी थी 8 थी स्टार्टिंग में, और वर्तमान में कितनी पहुंच चुकी हैं 12 पहुंच चुकी हैं। अब बताइए जिस देश के संविधान में वर्तमान में 470 से अधिक आर्टिकल हों, 25-25 भाग हों और इसके अलावा 12 अनुसूचियां हो, क्या वो इतना लेंदी संविधान आपको किसी देश का मिल सकता है? मतलब ही नहीं है। आप ढूंढने से भी खोजोगे भी तो किसी भी देश में इतना बड़ा इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, एक तो आपको पता चल गया कि इसकी विशेषता क्या है पहला, दूसरा आपको पता चल गया कि ब्रिटेन में अलिखित है, यानी इसका मतलब हुआ परंपरा के आधार पर कानून बनता है, ठीक है। परंपरा के आधार पर, ट्रेडिशनल, यानी हमने पहले उस किसी मामले में क्या किया था उस आधार पे, महारानी के आदेश, सरकार के आदेश, उसके आधार पे, लेकिन यहां इस देश में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको पहली विशेषता जो है वो पता चल गई कि हमारा देश का जो संविधान है वो सबसे लंबा है और सबसे मतलब लिखित संविधान है। दूसरा बच्चों, ये जो संविधान है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। दूसरा लिखना, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। अब आपको कि सर इसका मतलब बता दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा बच्चा, एक एक चीज का मतलब बताऊंगा तुझे, बस तू हिम्मत रख, हिम्मत मत तोड़ना अपनी, ठीक है। देखिए विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, इसका क्या मतलब है? देखो, एक तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम जानते थे कि हम किसके अधीन रहे, ब्रिटेन के अधीन रहे, हम ब्रिटिश के अधीन रहे। तो क्योंकि ब्रिटिश जब यहां पर रूल कर रहे थे, उस रूल करने के दौरान हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रिटेन के साथ काम किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम किया। तो उनको एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव आ गया था कि किस तरीके से इस देश में मतलब कहीं भी रूल चलता है, कैसे कानून बनाए जाते हैं, कैसे संविधान का मतलब संविधान में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। एक मतलब वो सीख चुके थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी देश को आजाद करने के दौरान उन संविधान निर्माताओं को जो जो समस्याएं आई, जो जो पॉजिटिव मिला, उन सब चीजों का उन्हें समाहित किया, उसको सम्मिलित किया और उसके आधार पर हमने संविधान बनाया। तो इसमें जैसे एक आपको मैं पढ़ाऊंगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम जी बहुत विस्तृत एक्ट लेके आई थी, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया, इस भारत शासन अधिनियम से कई फैक्ट यानी कई पोर्शन हमारे संविधान में इसमें इंक्लूड कर दिए। इसमें इंक्लूड करने जैसे हमने कहा संघीय व्यवस्था होगी, इसके अलावा न्यायपालिका होगी, इसके अलावा राज्यपाल होगा, आपातकाल में क्या अधिकार होंगे, लोक सेवा आयोग जैसे हमारी बॉडी होगी। तो यहीं से लिया, यानी हमने क्या किया, इस भारत शासन अधिनियम से हमने कहा कि यार हमारे देश में जो होना चाहिए, भले ही हमने किसी और देश का मॉडल लिया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमने सीखा कहां से कि ऐसा करना चाहिए। जैसे इनने कहा था कि एक संघीय सरकार होगी, अब आप कहोगे सर संघीय सरकार क्या होती, अभी बताऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा राज्यपाल जैसा पद होना चाहिए। अब आपको कि सर राज्यपाल का पद तो वहां से लिया गया, वो मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने सीखा कहां से, ठीक है। संघीय सरकार है, राज्यपाल है, न्यायपालिका किस तरीके की होनी चाहिए, न्यायपालिका, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न आयोग या विभिन्न एक मतलब लोक सेवा आयोग लिख लो, लोक सेवा आयोग, इस प्रकार की चीजें हमने क्या किया, यहां से उठा ली, कहां से, भारत शासन अधिनियम से आदि। अब ये तो चूंकि देखो ये विभिन्न स्रोत जो है संविधान की, ये तो स्पेशल टॉपिक है, ये तो सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अमेरिका है बच्चों, हमने क्या किया, भारतीय संविधान का एक दर्शन है, एक मौलिक दर्शन है, यानी फंडामेंटल राइट। तो हमने जैसे क्या कहा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिख लो, ये हमने ले लिए कहां से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये ले लिए हमने आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सबके सब चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज लिखो, मौलिक कर्तव्य, ये हमने ले लिए सोवियत रूस से, यूएसएसआर बोलते थे उस टाइम इसको, ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, कई देश जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, इन देशों से भी हमारे संविधान में बहुत सी चीजों को इंक्लूड किया गया। अब आप कहोगे सर वो तो सब सही बता रहे हो आप, बहुत सी चीजों को इंक्लूड किया गया, लेकिन हम क्या पढ़े, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या
है सर इन्होंने इंक्लूड किया, तो बच्चों उसका तो अलग से टॉपिक आएगा ना, उसका तो सेपरेट टॉपिक है। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर आप कभी मेन से लिखते हैं, आपको पूछता है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित मतलब भारतीय संविधान की विशेषताओं पे 200 शब्दों में एक टिप्पणी कीजिए या 200 शब्दों में लिखिए, या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है प्री के एग्जाम में कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं या कौन सी नहीं है, वहां पे भी आपका एक काम कर जाएगा। तो आदि, ठीक है। यानी हमने क्या किया, हमारा जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है, मतलब अलग अलग देशों से उसमें प्रावधान लिए गए हैं, तो वो मैं सब पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा देखो हमने इसके साथ साथ क्या किया है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी आदि से भी हमने क्या किया बच्चों, फ्रांस वगैरह से भी हमने कई चीजें इसमें क्या की है, समाहित की गई। तो आपको पहली विशेषता सबसे लंबा व लिखित संविधान, दूसरा विभिन्न स्रोतों से लिया गया। अब आपको सर विभिन्न स्रोत वाला समझ में नहीं आया, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो आपका संविधान है वो आपका मौलिक संविधान नहीं है, उसमें कई चीजें विदेशों से ली गई हैं, वो है, और विदेशों से क्या क्या लिया गया है, विदेशी स्रोत वाला टॉपिक में आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तीसरी जो बच्चों इसकी विशेषता है, ये अपने आप में स्पेशल विशेषता है, उसको बोलते हैं नम्यता, ठीक है, वह अनम्यता का समन्वय, अनम्यता का समन्वय, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ बच्चों, नम्यता और अनम्यता, अनम्य मतलब होता है कठोर यानी रिजिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, और नम्य मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, यानी एक को बोलते हैं फ्लेक्सिबल, दूसरे को बोलते हैं क्या, अपने आप में कठोर, लचीला, ठीक है। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी संविधान है मतलब किसी भी संविधान को दो आधारों पे, दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, क्या वो संविधान कठोर है, क्या वो लचीला है, और इसका आधार क्या होगा कि हम किसी संविधान को लचीला कहें, फ्लेक्सिबल कहें, या किसी को हम तो रिजिड कहें, कठोर कहें, इसका आधार ये होता है कि उसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग संविधान को दो भागों में विश्व में कैटेगराइज किया गया, क्या वो कठोर है, क्या वो लचीला है। यानी इसका आधार क्या है, लचीला या आधार, यानी किस आधार पे आप ये कह रहे हो, इसका मतलब है संविधान संशोधन की प्रोसेस क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर हम किसी देश के संविधान को क्या कहते हैं, लचीला या कठोर। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, इसका मतलब देखो अमेरिका का संविधान बहुत ज्यादा बच्चों अपने आप में क्या है, कठोर संविधान है, ठीक है। यानी अमेरिका में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा क्या है, टफ है, बहुत कठिन प्रोसेस है, आप मौलिक संविधान को परिवर्तन करके दिखाओ, वहां बहुत टफ है। ब्रिटेन में क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, वो सिर्फ एक नॉर्मल कानून की तरह बैठते हैं और बैठने के बाद कहेंगे हम ऐसा ऐसा करते हैं, हो जाएगा वो, क्योंकि वहां संविधान लिखित है ही नहीं, वहां तो संविधान ही अलिखित है, वो अपनी परंपरा के आधार पर चलते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, हमारी विविधता, हमारा इतना बड़ा क्षेत्र, हमारा इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार, हमारे देश में इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इन सब चीजों के आधार पर हमने अपनी चीज को इतना ऐसा बना दिया कि वो हमारा नहीं फ्लेक्सिबल है, नहीं अपने आप में रिजिड है, यानी दोनों का उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन है। यानी अगर आपसे पूछता है कि भारत का संविधान कठोर है या अपने आप में लचीला, तो आप बताओगे कि भारत का संविधान ना कठोर है ना लचीला है, ये तो बिल्कुल अपने आप में क्या है, कठोर व लचीले का मिक्सचर है। अब आप कहोगे सर थोड़ा और इसकी तस्वीर क्लियर करा दीजिए, हम इसको और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या है, भारत में क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो आप देखो भारत में क्या है, कठोर प्लस लचीले का समन्वय, यानी हम ना अमेरिका की ओर गए ना हम ब्रिटेन की ओर गए, ठीक है। अब आप कहोगे थोड़ा और समझाओ, देखो ये कैसे होता है, ये किस आधार पे कहा मैंने, इसका आधार क्या है, संविधान संशोधन की प्रोसेस। हमने क्या किया बच्चों, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 368, ये क्या बताता है, संविधान संशोधन के तरीके बताता है, संविधान संशोधन इसी से होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा और सही से बताओ, संविधान संशोधन इस आर्टिकल के तहत दो प्रकार से होता है। अब देखो फैक्ट भी बन रहे हैं आपके, अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो आपका आर्टिकल 368 हो जाएगा। कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से। देखो पहला प्रकार क्या है बच्चों संविधान संशोधन में, जब आपको कोई संविधान जो लिखा है उसमें चेंजेस करने हैं, कोई प्रावधान आपको लगा कि यार इसको चेंज करना है, वर्तमान की आवश्यकता है, इसको
परिवर्तित करनी है तो संविधान निर्माताओं ने क्योंकि संविधान संशोधन कौन करता है ये पता होना चाहिए आपको, संसद करती है, ठीक है, पार्लियामेंट, इसके अलावा कोई नहीं करता संविधान में संशोधन, पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है। तो कई ऐसे प्रावधान है, वो सब बताऊंगा मैं आपको, संविधान संशोधन तो टॉपिक है, तो कुछ ऐसे प्रावधान है बच्चों जिसमें संशोधन करने के लिए संविधान को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी एक तो किस प्रकार से कर सकती है, विशेष बहुमत, यानी आर्टिकल 360 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान दो प्रकार से हो सकता है, एक विशेष बहुमत, दूसरा देखो अभी इसको बताता हूं क्या होता है, ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, आधे से अधिक राज्य आपके उस प्रपोजल में साथ हो, अधिक स्टेट, ठीक है, राज्य का अनुमोदन। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक बताया आपने, लेकिन थोड़ा तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि हम ये तो समझ गए कि विशेष बहुमत और इस आधार पे आर्टिकल 360 में क्या होता है, संशोधन होता है इसके तहत संविधान में, लेकिन सर बाकी सब सही है, ये स्पेशल मेजॉरिटी समझ में नहीं आई। देखिए मैं आपको बताता हूं, संशोधन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है, दो हाउस हैं और एक प्रेसिडेंट होता है, इन सबको मिलाकर संसद कहा जाता है, ठीक है। जब किसी पार्ट को चेंज करना है, यानी कोई प्रावधान लाना है कि उसमें संसद में संशोधन होना है, तो विशेष बहुमत में क्या होगा, देखिए जब सपोज एक प्रावधान लेके आए, अब बोला पार्लियामेंट में आया, ठीक है, संसद के एक हाउस में लेके आए, तो उसमें क्या होगा, जितने संसद के मेंबर हैं, ध्यान से सुनना, जितने संसद के उस हाउस में मेंबर है, जैसे लोकसभा में मानना 550 या 545 जितने भी हैं, उनका मेजॉरिटी, उनकी बहुमत, यानी आधे से एक अधिक, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज इसको विशेष बहुमत को कैसे कंसीडर करना है, देखो तो विशेष बहुमत को कैसे कंसीडर करोगे, सपोज कोई जैसे लोकसभा, दोनों हाउस होते हैं, ठीक है, एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा होता है। अब हमने स्पेशल मेजोरिटी को समझना है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा, जिस दिन हाउस चल रहा होगा तो उस प्रावधान को आपने कोई संशोधन करना है, आप क्या करोगे, संसद के आधे से एक अधिक सदस्य, यानी उस प्रपोजल पे जिसको चेंज करना है उसमें संसद का बहुमत होना चाहिए, यानी सदन का बहुमत, उस हाउस का, यानी लोकसभा में आया तो लोकसभा एक सदन है ना, हाउस है, सदन का बहुमत, सदन का बहुमत, सदन का बहुमत, यानी सदन मतलब सपोज 550 मेंबर है तो आधे से एक अधिक, यानी 275 प्लस एक, यानी 276, 2 400, हाँ जो जितना भी होगा 550 के आधे में से एक जोड़ लेना, तो सदन का बहुमत वो तो साथ होंगे उसके। उसके अलावा जिस दिन उस प्रपोजल पे वोटिंग हो रही है, पहले तो आप अपने विश्वास में लो ना, आप ये तो कहो कि हम ये प्रपोजल लाना चाह रहे हैं, हाउस कहेगा, और लेकिन हमारे समर्थन में देखो जितना हमारा टोटल सदन है यानी 550 का है, तो आधे से अधिक सदस्य चाहते हैं चेंज हो, वो तो होगा ही होगा, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन उस प्रपोजल में समर्थन जुटाया जाएगा, वोटिंग, उस दिन यानी उस प्रपोजल पे वोटिंग होनी, उस दिन जितने मेंबर बैठे हैं, यानी जितने मेंबर उस दिन उस वोटिंग में आए हैं, उसका 2/3, यानी कहने का मतलब है जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग में उस हाउस के वोटिंग में उपस्थित सदस्य के 2/3 का समर्थन, ये होता है बच्चों स्पेशल मेजोरिटी। यानी स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा, उस हाउस जिस हाउस में प्रपोजल आया है उसका बहुमत कैसे निकाला जाएगा, टोटल हाउस में जितने मेंबर हैं, जितने उपस्थित हैं वो नहीं, जितने की संख्या है, जैसे राज्यसभा 250 मेंबर है तो आधे से एक अधिक यानी 126 मेंबर चाहिए होंगे, ठीक है, तो उसका बहुमत। उसके अलावा जिस दिन उस प्रपोजल पे वोटिंग हो रही है उसमें कितने लोग उपस्थित थे, सपोज राज्यसभा 250 का है, पहली कंडीशन तो 126 एटलीस्ट चाहिए, दूसरा वोटिंग के दिन पता लगा 100 ही मेंबर है तो उसका 2/3 यानी 66 मेंबर उसके समर्थन में हो, ये होगी एक हाउस में प्रोसेस। एग्जैक्टली सेकंड हाउस में भी यही प्रोसेस होगी, डू कर दो, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का समर्थन होगा, तब जाके वो विशेष बहुमत कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, विशेष बहुमत, ये प्रोसेस तो अपनाई जाएगी, कई प्रावधान ऐसे होंगे जिसको चेंज करने के लिए ये प्रोसेस तो होगी। उसके बाद भारत के आधे से अधिक राज्यों का क्या होगा, अप्रूवल चाहिए होगा, तब जाके आपका क्या होगा, ये संसद में संशोधन होगा। यानी दो प्रकार से आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं बच्चों जो नॉर्मल संसद क्या कर सकती है, बिना मतलब साधारण बहुमत से चेंज, जैसे राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, क्षेत्र बदलना है, तो नोट करके लिखो कुछ प्रावधान संसद सामान्य बहुमत से संशोधित कर सकती है, ठीक है, संशोधित कर सकती है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद अगला देखो,
तो आप ये समझ गए। तो तीसरा पॉइंट आपका नम्यता और अनम्यता का समन्वय आपको समझा दिया मैंने। और देखो कितने फैक्ट बन गए, संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, ये सब बता दिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो बच्चों आप लोग फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर झुका संघीय व्यवस्था, यानी इसे ऐसे लिख दो, एकात्मकता की ओर झुका संघ। अब देखो किसी भी देश का शासन प्रणाली दो चीज होती है उसमें, एक होती है एकात्मक, एक होता है संघात्मक। ठीक है, की ओर झुकी संघीय व्यवस्था लिख दो, की ओर झुकी संघीय व्यवस्था। यानी किसी भी देश का जो शासन होता है या तो वो एकात्मक होगा या वो संघात्मक होगा या संघीय होगा। ठीक है, अब हमारे देश में क्या है, वेट उसका एकात्मक की हो रहा है वो संघी, यानी है तो वो संघी लेकिन है किसकी ओर, कई ऐसे प्रावधान है जो उसको क्या बना देते हैं बच्चों, एकात्मक बना देते हैं। यानी जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे आप अमेरिका वगैरह में कई देशों में जाएंगे वहां आपको अलग सिस्टम दिखेगा, भारत में अलग दिखेगा। अब आपको इसको कैसे समझना है बताओ। देखो एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ प्रावधान होते हैं बच्चों। एकात्मक का मतलब होता है जहां नीचे राज्य या पंचायत या जिला जैसी इकाइयां हो ही ना, सारी की सारी शक्ति एक ही जगह हो, केंद्र में निहित हो, ऐसी शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें सारी जगह एक ही जगह सेंट्रलाइज होगी। ठीक है, जबकि संघीय व्यवस्था में क्या होगा, चीजों का सेपरेशन होगा, सरकारों का एक से अधिक स्तर पे दिखेंगे आपको। इसके अलावा आपका जो मतलब अपने आप में नागरिकता वगैरह कई ऐसे प्रावधान। अब आपको बताता हूं, देखो एकात्मकता की विशेषताएं क्या क्या होती है। इसमें मजबूत केंद्र सरकार होती है बच्चों, सशक्त केंद्र। ठीक है, बहुत स्ट्रांग यहां पर क्या होगा, केंद्र सरकार होगी। इसके अलावा एकल संविधान होगा, यानी एक से अधिक संविधान नहीं होगा, एकल संविधान। ठीक है, इसके अलावा यहां की जो विशेषता है बच्चों, एकल नागरिकता होगी। आप जैसे कहते हैं ना हम भारतीय हैं, ऐसा तो नहीं कहते हम उत्तराखंडी हैं, नागरिकता तो आपकी एक ही है ना, इंडियन नागरिकता, एकल नागरिकता। ये किसकी विशेषता है, एकात्मकता की। ठीक है, इसके अलावा देखना आप लोग संविधान का लचीलापन, संविधान वो है अपने आप में फ्लेक्सिबल है। ठीक है, संविधान लचीलापन, यानी संविधान के अपने आप में लचीला है। इसके अलावा देखो न्यायपालिका जो है बच्चों अपने आप में एकीकृत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक से अधिक स्तर पर, अभी बताता हूं, समझो, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, यानी एकीकृत न्यायपालिका। इसके अलावा लिखो राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा लिखो अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विस आदि सेवाएं। ठीक है, ये किसकी विशेषता होगी, ये एकात्मकता की। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है बच्चों, जहां शक्ति सिर्फ एक जगह हो, केंद्र के पास हो, यानी पावरफुल केंद्र हो, हर चीज एक ही हो, वो ऐसा ना कि डिवाइड हो अलग अलग पार्ट में, उसको बोलते हैं एकात्मक में। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, चीजों का सेपरेशन होता है बच्चों। जैसे दो सरकार पाई जाएंगी, शक्ति का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। इसमें लिखो जैसे दो सरकार होंगी, यानी एक से अधिक स्तर पर सरकार, दो सरकार होंगी, शक्ति का विभाजन, तीन भी हो सकती है सरकार, जैसे इंडिया में तो तीन है ना, शक्ति का विभाजन होगा, यानी केंद्र स्तर पे शक्ति होगी, राज्यों को अपनी शक्ति होगी, यानी शक्ति का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। इसके अलावा लिखित संविधान होगा, यानी संविधान में जो लिखा है वही मान्य होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो, लिखित संविधान होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, अपने आप में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। लिखित संविधान के अलावा आप लोग लिख लो इसमें, संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान कठोर होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ठीक है, लिखो संविधान सर्वोच्च, लिखो संविधान सर्वोच्च, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, और इसके अलावा जो अपने आप में आ सकता है वो क्या आ सकता है, संविधान कठोर, संविधान कठोर आदि कर दो। अब देखो कोई भी देश की शासन व्यवस्था संघीय या एकात्मक हो सकती है, लेकिन भारत ने ऐसा सिस्टम अपनाया, ये झुका इस ओर है लेकिन है संघीय। मतलब कि कहने का मतलब है तो संघीय, क्यों संघीय,
यहाँ पे एक से अधिक सरकार है नहीं है, बताओ, दो सरकारें हैं, तीन जो है यहाँ तो उसमें भी होती है पंचायत पे, तो एक से अधिक सरकार है, बिल्कुल है। केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे राज्य सरकार। शक्ति का विभाजन है कि है नहीं, बताओ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची देखो, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र को अलग शक्तियां, राज्य को अलग शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ये सब पढ़ा है ना आपने, समवर्ती शक्तियां। इसके अलावा क्या इस देश में लिखित संविधान है कि नहीं है? बिल्कुल है, मैंने अभी अभी बताया। क्या इस देश में संविधान सर्वोच्च है कि नहीं? बिल्कुल है। स्वतंत्र न्यायपालिका है कि नहीं है? क्योंकि हमने स्वतंत्र न्याय, आपको कैसा स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है? देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका इस देश में है बच्चों, क्योंकि न्यायपालिका के क्षेत्र में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसके लिए अलग अलग प्रावधान है, मैं आपको न्यायपालिका में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा संविधान भी क्या है, कई मामलों में बहुत ज्यादा कठोर है। यह है संघीय व्यवस्था की विशेषता है, हमारे देश में ये सब देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे देश में एकात्मक के गुण भी मिलते हैं। सशक्त केंद्र, देखो केंद्र सरकार कितनी पावरफुल है, यानी सारे मेन सब्जेक्ट उसी के पास हैं। आपातकाल में सारी शक्तियां उसके पास आ जाती है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होने पे या उसके में सुलझाने की शक्ति उसी को है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य सूची के विषय में केंद्र को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। तो ये अपने आप में एक एकात्मकता के गुण है, यानी हो तो संघीय लेकिन एकात्मकता के गुण भी। एकल संविधान है, देखो अगर ये संघीय होता तो राज्यों के अलग अलग संविधान, जैसे अमेरिका में है, राज्यों का अलग संविधान है, भारत केंद्र का अलग है, लेकिन यहाँ एकल संविधान है जो कि एकात्मकता का गुण है। एकल नागरिकता है, देखो जैसे सिर्फ आप इंडियन हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका वगैरह में जाओगे वो अपने दोहरे लाभ उठाते हैं, सेंट्रल के लाभ अलग उठाते हैं, स्टेट के, वो दो दो जगह के नागरिक हैं। इसके अलावा संविधान कई मामलों में लचीला है, मैंने अभी बताया। एकीकृत न्यायपालिका है, यानी एकीकृत न्यायपालिका का मतलब आप कई बच्चों को लगता है कि हाई कोर्ट जो होते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं या नीचे के कोर्ट होते हैं, तो इनको ये लगता है कि यार ये सब राज्यों के कोर्ट है। ये राज्यों के नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो कोर्ट है ना, ये एकीकृत व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके इसके निर्णय हो, इसके निर्णय हो, लेकिन सर्वोच्च तो यही है ना। ये तो इसका मतलब बर्डन कम करने के लिए हाई कोर्ट और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट रखे हैं, मामलों को सेपरेट किया गया कि कौन सा कहां जाएगा। बट ओवरऑल अगर आपके हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट है तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी अंतिम निर्णय तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हुई? कई बच्चों को लगता है कि एकात्मकता का गुण कैसे हुआ, क्योंकि बच्चों एकात्मकता, राज्यपाल कहां नौकरी करता है, कहां जॉब होती है उसकी? स्टेट में। कौन अपॉइंट करता है उसको? राष्ट्रपति, यानी केंद्र सरकार की ओर से अपॉइंट होता है। तो यह माना जाता है कि केंद्र अपने एजेंट के रूप में राज्यपाल को राज्यों में नियुक्त करता है और राज्यपाल केंद्र के इशारों पर घूमता है, इसीलिए इसको यह माना जाता है कि एकात्मकता का गुण है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, देखो अखिल भारतीय सेवा, IAS अधिकारी को अपॉइंट कौन करते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और केंद्र सरकार नियुक्ति देती है उसको, और नौकरी कहां करते हैं? वो राज्यों में करते हैं। तो उसमें यह भी माना जाता है कि अखिल भारतीय सेवा के जो लोग होते हैं, चाहे IAS कैडर हो, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं राज्यों में इंटरफेयर कर रहे हैं, राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप प्रत्यारोप लगता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुका है। देखो गुण इसके ये भी है, लेकिन है लास्ट में क्या? संघीय व्यवस्था, यानी ना हम ये हैं ना ये हैं, हम इसकी ओर वेटेज है, बट हमारा जो संविधान है ओवरऑल वो क्या है? संघीय व्यवस्था है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया। इसी के तहत आपने सुना भी होगा, भारत को क्या कहा गया आर्टिकल 1 में? राज्यों का संघ कहा गया, यानी राज्यों का संघ है, यानी इसी पॉइंट में लिख लो, आर्टिकल 1 क्या कहता है भारत को? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है बच्चों? संघीय शब्द कहीं यूज नहीं किया भारत में। राज्यों का संघ का मतलब है, एक तो राज्य जो है बच्चों संघ से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। दूसरा, भारत में जो संघ है ना, राज्यों के अपने आप में जो संघ राज्यों से समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका वगैरह में देखोगे ना, राज्यों ने मिला के संघ बनाया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, राज्यों से समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है, परिणाम नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे भारत जो है एकात्मकता की ओर झुका हुआ एक क्या है? संघीय व्यवस्था है। इसीलिए कई बड़े बड़े राजनीतिक शास्त्री भारत को क्या कहते हैं? कोई कहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी सहकारी संघवाद है। कोई कहता है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, यहाँ राज्य और केंद्र आपस में बार्गेनिंग करते हैं। वो किसने क्या कहा वो हमने अभी नहीं देखना है, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो, 2 पॉइंट लिख लो, भारत की शासन व्यवस्था को एक तो लिख लो आप लोग, किसने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा? बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स, ठीक है। क्या लिखो? मॉरिस जोन्स लिखो, बार्गेनिंग फेडरलिज्म लिखो मॉरिस जोन्स, और इसके अलावा लिखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
इसको लिखोगे क्या, आस्टिन, यानी ग्रेनविल आस्टिन, ग्रेनविल आस्टिन लिख लो इसको, ठीक है, ग्रेनविल आस्टिन लिखो, और मॉरिस जोन्स लिखो, किसने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये था आपकी इसकी चौथी विशेषता। इसके बाद बच्चों इसकी 5th नंबर की जो विशेषता आती है, ये क्या है, सरकार का संसदीय रूप है। यहां पर सरकार का संसदीय रूप, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इस देश में अपनाया हुआ है। अब आप कहोगे सर सरकार का संसदीय रूप क्या होता है? देखिए, सरकार के 2 रूप होते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं अध्यक्षीय रूप, एक को क्या बोलते हैं, अध्यक्षीय रूप, जैसे कि कहाँ है, अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी तो हम खाली विशेषता पढ़ लें। दूसरे को बोलते हैं संसदीय रूप, ये कहाँ है, ब्रिटेन में। और हमने जो अपना रखा है बच्चों, कौन सा अपना रखा है, संसदीय रूप अपना रखा है, ठीक है। अध्यक्षीय रूप में क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, जो विधायिका और कार्यपालिका होती है उनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। विधायिका यानी जो संसद होती है, वह कार्यपालिका के मध्य शक्ति विभाजन, ये इसकी विशेषता है कि मध्य पावर, यानी दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनको अपने अपने क्षेत्र में काम करने की शक्ति होगी। जबकि जो संसदीय रूप है उसमें क्या होता है, विधायिका व कार्यपालिका के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। विधायिका मतलब जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है। कार्यपालिका मतलब जिसकी सरकार बनती है, जो रूल करता है। कार्यपालिका के मध्य समन्वय, ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। अब हमने जो सिस्टम अपना रखा है बच्चों, संसदीय रूप अपना रखा है, और ये संसदीय रूप के जो बेसिकली हमने कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। ब्रिटेन से ग्रहण किया है हमने, ये जो सिस्टम है हमारा, ये कहां से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। इसीलिए जो संसदीय रूप है बच्चों, इसको जो है भारत, मतलब ये जो संसदीय रूप है, इसको वेस्टमिनिस्टर, इसको क्या क्या कहा जाता है, वेस्ट, बहुत आता है पेपर, ठीक है। क्या लिखोगे, वेस्टमिनिस्टर, मिस्टर, वेस्टमिनिस्टर ऑब्लिक उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या इसको कैबिनेट सरकार भी बोला जाता है, ठीक है। क्या लिखोगे, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय, ये अध्यक्षतात्मक, और ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मंत्रिमंडलीय सरकार भी किसको कहा जाता है, अगर कभी पूछता है आपको कौन सी सरकार को वेस्टमिनिस्टर सरकार या उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार कहा जाता है, तो आप बताओगे संसदीय सरकार को बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी संसदीय रूप की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे क्या क्या विशेषताएं, आपको 2-3 पॉइंट लिखा देता हूं मैं, बाकी तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। विशेषताओं में क्या क्या आप इसमें लिख सकते हो, एक लिखो वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका। पहला संसदीय सरकार की विशेषता क्या है, वास्तविक व नाममात्र कार्यपालिका, ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वास्तविक रूप से यहां शक्तिशाली प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है बच्चों, जबकि नाममात्र का कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति के पास। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट मतलब होता तो जैसे भी है, लेकिन वो किसके इशारों पे काम करता है आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के आधार पर काम करता है मंत्रिमंडल। तो वास्तव में पावर है प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिमंडल को, जबकि नाममात्र जो उसके इशारों पर काम करता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इस संसदीय सरकार की विशेषता है, ठीक है। दूसरा लिखो बहुमत वाले दल की सत्ता होती है इसमें। सेकंड वो जो जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, यानी जो चुनाव में ज्यादा सीट लाएगा उसकी सत्ता, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। ये किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हो आप, संसदीय सरकार की पढ़ रहे हो, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है। तीसरा विधायिका, विधायिका का जो मतलब कार्यपालिका जो होती है बच्चों, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा लिखो, तीसरा, ठीक है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव विधायिका के प्रति उत्तरदायी, यानी जो हमारी क्या होती है संसद, विधायिका के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी, संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर कहीं पे आप गलत करोगे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, कहां पे, संसद में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 4th पॉइंट लिखो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, इसी में लिख लो, ठीक है। 4th लिखो विधायिका यानी सदन में मंत्रियों की सदस्यता। वरना कई देश तो ऐसे होते हैं मंत्रियों की सदस्यता वो विधायिका के मेंबर होते ही नहीं है लेकिन वो मंत्री बन जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप संसद के सदस्य या विधानसभाओं के सदस्य नहीं है, आप मंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर आप नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव लड़के जीतना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री व सीएम का नेतृत्व लिखो, 5वां पॉइंट लिख दो, पीएम यानी सेंटर में प्लस सीएम का नेतृत्व,
राज्यों में किसका नेतृत्व होगा, सीएम का नेतृत्व होगा। ये भी इसकी क्या है अपने आप में विशेषता है, आप लोग खुद भी देखते होंगे, ठीक है। और लास्ट लिखो छठा, निचले सदन का विघटन हो सकता है, जो इसका लोअर हाउस होता है, यानी लोकसभा, राज्य में विधानसभा, ठीक है। निचले सदन का विघटन यानी डिसॉल्व हो सकती है, अगर वो विश्वास खो देगी तो ब्रैकेट में लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा कर दो, ठीक है। इनका क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। कहां, ये संसदीय शासन की विशेषताएं, वो तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। अभी तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं, ठीक है। अगला लिखो संसदीय संप्रभुता, 6th पॉइंट लिखना, संसदीय संप्रभुता व सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी 6वां पॉइंट लिख लो आप लोग इसकी विशेषता, संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता प्लस न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, प्लस वो न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है इस देश में, ठीक है। ब्रिटेन में देखोगे ना बच्चों, संसद संप्रभु है, उसी का सब कुछ चलता है, न्यायपालिका से ज्यादा उसकी पावर है। अमेरिका में देखोगे न्यायपालिका सर्वोच्च, यानी ये कहां की विशेषता है, अमेरिका, ठीक है। और ये कहां की विशेषता है, ब्रिटेन की, वहां संसद ही सब कुछ है, ठीक है। न्यायपालिका से ऊपर पार्लियामेंट है और यहां न्यायपालिका सब कुछ है। भारत में क्या कर रखा है, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना दिया, यानी कई ऐसे प्रावधान, जैसे संविधान में संशोधन करना है वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, लेकिन कहीं अगर कोई चीज असंवैधानिक घोषित करनी है तो कौन करेगा, न्यायपालिका। तो भारत के केस में क्या है, देखो भारत में क्या होगा, यानी भारत में ये क्या कर सकती है, यानी कौन, न्यायपालिका, असंवैधानिक यानी संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वैधानिक, ठीक है। यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी वो, अगर कोई गलत करोगे तो घोषित, यानी कहीं ना कहीं ये यानी ये अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकती है, अब जैसा मर्जी आई वैसा ही नहीं कर देगी संसद, ये कहीं ना कहीं उसको क्या कर देगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी उसको जीरो कर देगी। और ये क्या कर सकती है भारत में, संसद संविधान में संशोधन और कानून बनाएगी, संविधान संशोधन करने का पावर इसी के पास है, प्लस कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति। यानी हमारे देश में ये संसद को दे रखा है मेन पावर, लेकिन अगर गड़बड़ करोगे, संविधान के इतर कुछ काम करोगे, वो उसको क्या कर देगा, अपने आप में असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच क्या है बच्चों, अपने आप में एक प्रकार से समन्वय की स्थिति देखी जाती है, ठीक है। 6वां पॉइंट है। 7th लिखो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में, ठीक है। 7th लिखो एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। ये भी हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में ये मत समझना कि हाई कोर्ट राज्यों के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट केंद्र का होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट भी उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जिला न्यायालय वगैरह ये होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है। यानी कहीं भी जाओ आप, फाइनल डिसीजन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आप कहोगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे हुई, देखो जज जो होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको स्वतंत्रता, यानी उनको कोई इंटरफेयर न करे उनके मामले में, इसके लिए उनको कुछ प्रावधान दिए गए। इनके कार्यकाल की निश्चितता है, यानी जो जज होते हैं बच्चों, अब आप कहोगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए कुछ बता दीजिए। इसमें क्या होगा, देखो कार्यकाल, यानी जो देखो न्यायाधीश, ठीक है, कैसे स्वतंत्र हुए, उसको आप धमकी नहीं दे सकते हो। कैसे धमकी, एक तो इनके कार्यकाल फिक्स है, कार्यकाल क्या है, फिक्स्ड है, इससे पहले इनको पद से नहीं हटा सकते हो आप, ठीक है, वो अलग केस होते हैं हटाने की कोशिश वाले, ठीक है। दूसरा, इनको कौन बंदा न्यायाधीश बनेगा, उसके लिए सेवा की शर्त है, ऐसा नहीं कि सरकार अपने आदमी को न्यायाधीश बना दे, सेवा की शर्त है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इनका जो मतलब पैसा है वो संचित निधि से इनका खर्च होता है। अब आपको बताऊंगा कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, ठीक है, संसद संचित निधि से खर्च किया जाएगा इनका पैसा, ठीक है। अब आपको बताऊंगा ये क्या क्या होता है। इसके अलावा इनके कैसे प्रावधान होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद एक कोर्ट में केस नहीं करेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में प्रैक्टिस नहीं, ठीक है, अदालत में प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं, लिख दो प्रैक्टिस नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको, ये भी एक स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके अलावा विधायिका में जो हमारी संसद होगी, इनके कार्यप्रणाली पे चर्चा नहीं होगी, ठीक है। देखो विधायिका में न्यायाधीशों के कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं,
पर चर्चा नहीं। जब इतनी सिक्योरिटी दे रखी है तो कहीं ना कहीं मान के चलो हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, इनको आप धमका नहीं सकते हो, ठीक है। और अवमानना पर ही क्या कर सकते, दंड दे सकते, अवमानना पर दंड दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इनकी अवमानना, इनका आदेश नहीं माना तो इनको पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट और बचे, देखो। तो ये बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में है, ये हमारे संविधान की क्या है, विशेषता है। इसके बाद जो अगला आता है बच्चों, हमारे देश में एक महत्वपूर्ण चीज हमने अपना रखी है, वो क्या है, नेक्स्ट विशेषता आप लोग सीधे सीधे लिख लो, 8वीं विशेषता मौलिक अधिकार। ये तो हमारा टॉपिक है, ये मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमारे देश में लोगों को दिए गए हैं, ये हमारा अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता है, हमारे देश में लोगों को अधिकार के साथ साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी दी हैं, जिनको बोला गया मौलिक कर्तव्य, यानी ये सब के सब सेपरेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है। मौलिक अधिकार देखोगे भाग किसमें है, अपने आप में 3 में। डीपीएसपी देखोगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखोगे भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य देखोगे भाग 4 का क, ठीक है। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, आप मत कहना कि सर यही इनको पढ़ाओ, जिसका नंबर जहां पर आएगा उसको मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है। 11वीं विशेषता है बच्चों, हमारा देश है एक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, यानी वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, आपको ये पता होना चाहिए। हम लोग क्या है, अपने आप में धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, या हमारा संविधान हमें क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, ठीक है। तो इसको देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, यानी हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, सभी धर्म हमारे लिए समान होंगे। इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं, विधि के समक्ष समानता, चाहे कोई धर्म हो, अवसर की समानता, कोई धर्म हो, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को भी कोई धर्म अपनाने का अधिकार है, धार्मिक प्रचार पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, यानी सभी धर्म हमारे लिए क्या है, इक्वल है। बट यूरोपियन मॉडल देखोगे वहां अलग होता है, वहां चर्च और जो सरकार है वो एक दूसरे से, वो धर्म के मामले में एक दूसरे से कंप्लीटली पृथक है, उनको कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का पॉजिटिव सेंस है बच्चों। पॉजिटिव सेंस का मतलब वो क्या करेगी सरकार, जहां किसी जगह गलत हो रहा होगा वहां उसको सुधारने की कोशिश करेगी, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। बाकी धार्मिक मामले जो है अपने आप के सबके अपने अपने हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखो 12वां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी जात धर्म संपत्ति के देखते हम लोग सभी को क्या कर रखा है, वयस्क मताधिकार का अधिकार दे रखा है। बस आपकी उम्र 18 होनी चाहिए, वर्ष 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप वोट दे सकते हैं चुनाव वगैरह में कहीं भी। पहले क्या था, 21 वर्ष था, ये पहले कितना था, 21 वर्ष था, अब कितना हो गया वर्तमान में 18 वर्ष। और 21 से किया 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, यानी 61वें संविधान संशोधन 1989 से मताधिकार की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई, यानी सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर स्वतंत्र क्या है, अपने आप में कई निकाय हैं। 13वां लिखो, स्वतंत्र निकाय, यानी जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जैसे इलेक्शन होगा, यानी स्वतंत्र निकाय में जैसे लिखो इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, ठीक है। इसके अलावा लिखो कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, ठीक है। ये क्या करता है, भारत सरकार और राज्य सरकार के जो अकाउंट्स हैं उनके क्या करता है, ऑडिट करता है, ठीक है, लेखा परीक्षण करता है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसके लिए यूपीएससी का प्रावधान किया गया है, स्टेट में स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया है, यानी बहुत से हमारे देश में स्वतंत्र निकाय हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आपातकालीन प्रावधान है बच्चों, आपातकालीन, ये आपातकाल इमरजेंसी प्रावधान है, ठीक है। ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, एक होता है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में लिख दो। एक लिखो प्रेसिडेंशियल रूल यानी राज्य में आपातकाल, आर्टिकल 356 लिख दो। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लिख लो आप लोग, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, यानी इसमें क्या कंडीशन होगी, कैसा होगा, क्योंकि आपातकाल आपका टॉपिक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। 3 प्रकार के आपातकाल इमरजेंसी की प्रावधान किए हैं, नेशनल
इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंशियल रूल यानी राज्य में अपने आप आपातकाल, राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है, ये भी हमारे देश में क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक पॉइंट लिखो, हमारे देश में बच्चों 15 त्रिस्तरीय सरकार है, विश्व में कहीं नहीं मिलेगी त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब समझ गए होंगे आप, कहाँ है त्रिस्तरीय सरकार, एक केंद्र है यानी सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें पंचायत ऑब्लिक शहरी निकाय यानी जो शहरी शासन है, शहरी निकाय लिख लो जो भी है। ठीक है, ये हमने 73वें व 74वें संविधान संशोधन से जोड़े हुए हैं, आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हम पंचायती राज सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, सरकार के रूप पढ़ेंगे, कहाँ पर केंद्र सरकार होती है, कहाँ राज्य होती है, कहाँ पंचायतें शहरी निकाय हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार का क्या गया है, प्रावधान किया गया। और लास्ट पॉइंट को आप 16 सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ये पहले संविधान में नहीं थी बच्चों। ठीक है, इसको 97th मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया इनको। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, अब सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी सहकारी समिति, ऐसा लिखो, सहकारी समिति बनाना, सहकारी समिति बनाना अपने आप में एक मौलिक अधिकार हो गया आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत आप सहकारी समिति बना सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा सहकारी समिति को प्रोत्साहन देगी गवर्नमेंट, सहकारी समिति को प्रोत्साहन देगी किसके तहत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के तहत, और ये प्रावधान किया गया है 43 के ठ में। ठीक है, आर्टिकल 43 का ठ, ठीक है, इसमें दिया गया है। बाकी इसका एक आर्टिकल भी है, उसको बोला जाता है बच्चों 243 ZH से 243 ZT तक। ठीक है, 243 ZH से 243 ZT तक हमने क्या किया है, इसको अनुच्छेद दिए हैं। ठीक है, ये था आपका पहले दिन की पॉलिटी, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है आपकी डीप स्टडी वाली, पूरे के पूरे संविधान के हमने क्या पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी। हमने बिल्कुल भी ये मत समझना कि इन टॉपिक को कवर कर लिया है, यही टॉपिक कवर हो गए। अब 1 बाय 1 हम इन टॉपिक की तह तक जाएंगे, तब जाके कहीं से भी किसी भी कोने से क्वेश्चन पूछे, चाहे आप प्रीलिमिनरी एग्जाम दो, चाहे आप मेंस दो, चाहे आप इंटरव्यू दो, दुनिया की कोई ताकत आपको इसमें नहीं हरा पाएगी। ठीक है, आप इसको सही तरीके से तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।